प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो 2 वीडियो बनाए थे उसमें आदिकाल का परिचय देते हुए आदिकाल के कवियों के बारे में बताते हुए आदिकाल की विशेषताएं हम बता चुके हैं। जो हमारा दूसरा वीडियो है उसमें हम भक्ति काल का सामान्य परिचय देते हुए कवियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी और उनके जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय से आप लोगों को हम अवगत करा चुके हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है जो बीए प्रथम वर्ष हिंदी काव्य के लिए यह बनाया जा रहा है। आज हम लोग रीतिकाल के बारे में जानेंगे। रीतिकाल रीतिकाल हमने इससे पहले बता चुके हैं कि जो आदिकाल का समय है या हिंदी साहित्य की शुरुआत 1000 के आसपास में मानी जाती है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि आदिकाल का जो समय था 1050 संवत से 1375 संवत तक माना जाता है और जो भक्ति काल है 1300 संवत से लेकर 1375 संवत से लेकर 1700 संवत तक माना जाता है। और आज जो ये रीतिकाल है, रीतिकाल 1700 संवत से लेकर, याद रखिएगा 1700, ये संवत में हम लोग चल रहे हैं और संवत का फार्मूला हम बताए थे कि इसमें 57 घटाने पे सन में बदल जाता है। तो संवत 1700 से लेकर 1900, ठीक है, यहाँ तक जो है कि क्या बोलते हैं, रीतिकाल का समय माना जाता है। ये रीतिकाल का समय है, यह रीतिकाल का समय है। और रीतिकाल में जैसा कि अगर इसमें से आप लोग फिर 57 घटाएंगे, जैसे ही 57 घटाएंगे तो सन में बदल जाएगा। यानी सन में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, 57 घटाना होता है। इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से 1643 से लेकर 1843, यानी 1643 से लेकर 1843 का जो समय है वह रीतिकाल का समय है। ठीक है, मतलब यह हम जान गए हैं कि जो रीतिकाल का समय है वह 1700 से लेकर 1900 संवत है, यानी 1643 से लेकर 1843 तक का जो समय है वह रीतिकाल माना जाता है। रीतिकाल क्या जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां, मुगलों का राज्य अस्थायी रूप से स्थापित हो चुका था और उस समय अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां का काल था। वह शाहजहां का काल जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया और जहांगीर का काल जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। उस समय साहित्य का वातावरण कैसा होगा, बड़ा सोचने का विषय है। इसीलिए रीतिकाल के संदर्भ में अनेक विद्वान का अनेक मत है, उसके बारे में हम लोग पहले जानने का प्रयास करेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा कि रीतिकाल को ही मध्यकाल का दूसरा भाग कहते हैं। तो रीतिकाल के कितने नाम हैं, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। रीतिकाल का आप लोग हेडिंग दीजिए, रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण। नामकरण का मतलब यह है कि रीतिकाल का कई नाम है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दिए हैं। सबसे पहले जॉर्ज जो गियर्सन थे, जॉर्ज गियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा से लेकर साहित्य बहुत अच्छे शोध किए थे, उन्होंने बताया रीतिकाल को रीति काव्य कहा। याद रखिएगा, रीतिकाल का उन्होंने नामकरण रखा था रीति काव्य, यानी जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा था, रीति काव्य। ठीक है,
रीति काव्य जो है कि क्या बोलते हैं, जॉर्ज गिर्सियन सबसे पहले नाम देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विद्वान जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं वह है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु, ये भी ध्यान दीजिएगा कि मिस्र बंधु में 3 मिस्र बंधु थे, तीनों भाई थे। मिस्र बंधु में कितने भाई थे? 3 भाई थे जिनको मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता था। और वह कौन कौन थे इसके बारे में आप लोग हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे थे श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र। याद रखिएगा, यही तीनों भाई मिलकर गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र मिस्र बंधु के नाम से जाने जाते थे। ये तीनों भाई मिलकर मिस्र बंधु के नाम से जाने जाते थे। और मिस्र बंधु ने जो रीतिकाल का नामकरण किया, मिस्र बंधु ने देखा कि इसमें श्रृंगार की, इसमें जो है कि अलंकार की प्रधानता है, इसलिए इसको अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल, ठीक है। तो मिस्र बंधु में ये भी याद रखना, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और शार्ट में इसे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि GSS नाम, अगर शार्ट में याद करना चाहते हैं तो। उसके बाद तीसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो नामकरण दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सबसे पहले इसका जो उचित जो नामकरण किया उसको कहा रीतिकाल। यानी ध्यान रखिएगा कि रीतिकाल कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद एक चौथा भी विद्वान आते हैं, ठीक है। एक चौथा विद्वान आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ, याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा, तिवारी नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही श्रृंगार काल कहा, श्रृंगार काल। और उसके बाद एक विद्वान को और भी याद रखिए, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के हेड भी रह चुके हैं, आचार्य रामाशंकर शुक्ल रसाल। रामाशंकर शुक्ल, इनको रसाल भी कहा जाता है। इन्होंने इसका नाम दिया कला काल। याद रखिएगा, कला काल। मतलब अब सीधे सीधे आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि जो जॉर्ज गिर्सियन महोदय थे, इन्होंने इसका नाम रीतिकाल रखा। उसके बाद मिस्र बंधु, जिन मिस्र बंधु को हम 3 भाई एक साथ मिलके कहलाते थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यह तीनों बंधु ने मिलकर जो है कि अलंकृत काल इसको कहा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी नहीं है।
क्योंकि हमें हमेशा कंफ्यूज करता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, तो हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था। उसके बाद रमाशंकर जो शुक्ल रसाल हैं, इन्होंने कला काल कहा। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और यह अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि इसका नाम कला काल भी होना चाहिए। तो यह रहा रीतिकाल के नामकरण के संबंध में 5 नाम: रीतिकाव्य, अलंकृत काव्य, रीतिकाल, श्रृंगार काल और कला काल। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के नामकरण के बाद जो उसके बाद दूसरा जो सबसे अधिक प्रश्न बनता है, वह प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक किसको माना जाए, और उसमें भी विद्वानों का मतभेद है। उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है और किसने क्या किसको माना। यह सबसे महत्वपूर्ण जो है कि क्या बोलते हैं प्रश्न हमेशा जैसे पूछता रहता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 लोगों का नाम विशेष रूप से आता है। 3 लोगों का नाम, ठीक है। और वह 3 लोग कौन कौन हैं? अगर कालक्रम के दृष्टि से पूछता है, कालक्रम, अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम का नाम आता है। कौन है? कृपाराम, याद रखिएगा, कृपाराम। और कृपाराम आचार्य जो कृपाराम थे, इनकी रचना थी हित तरंगड़ी। इनकी रचना थी हित तरंगड़ी। हित तरंगड़ी इनकी रचना थी, और ये भी हित तरंगड़ी से माना जाता है, जो कृपाराम का ग्रंथ है, कि यहीं से हिंदी सतसई की परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। यानी हिंदी सतसई परंपरा का अगर प्रथम ग्रंथ की हम लोग चर्चा करें तो हित तरंगड़ी का नाम आता है। ये कौन सी परंपरा का है? यह जो है कि हिंदी सतसई प्रथम परंपरा एक थे शिव प्रसाद शर्मा, उन्होंने माना था। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जिसका नाम आता है, ठीक है, वह है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जो लिखे हैं रीतिकाव्य की भूमिका। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है रीतिकाव्य की भूमिका। उन्होंने दर्शाया है कि रीतिकाल के जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनको प्रथम कवि माना जाना चाहिए, वह है केशव दास। केशव दास, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को हिंदी का रीतिकाल का प्रथम कवि माना, और उनकी 2 रचना, जो एक है कविप्रिया और दूसरा है रसिक प्रिया। इन्हीं दोनों के आधार पर उन्होंने यह माना था कि जो रसिक प्रिया थी, ये जो ध्यान रखिएगा, जो रसिक प्रिया थी, रसिक प्रिया आई थी 1591 में, और कविप्रिया उस समय आई थी, कविप्रिया आई थी 1601 में। और इसी आधार पे इन्होंने माना कि जो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि जो केशव दास है वह रीतिकाव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। लेकिन सबसे विरोध और सबसे प्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल भी कह सकते हैं, आचार्य शुक्ल का मतलब होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रीतिकाव्य के प्रवर्तक चिंतामणि को माना जाना चाहिए। चिंतामणि को माना जाना चाहिए, चिंतामणि। और चिंतामणि की एक रचना है
कवि कुल कल्पतरु, इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु। कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु एक ही में यह जैसे रचना है। और याद रखना कि ये 3 लोगों को हमेशा जैसे पूछ देता है। कालक्रम के दृष्टि से कृपाराम जो है कि प्रथम कवि के रूप में आते हैं। वही डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार केशवदास रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या आचार्य शुक्ल के अनुसार चिंतामणि जो है कि रीतिकाव्य के या रीतिकाल के या श्रृंगार काल के या कला काल के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। यह ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो रीतिकाल की परंपरा थी वह 3 वर्गों में विभाजित थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रीतिकाल में किस तरह के कवि थे, किन कवियों की क्या विशेषता थी। तो रामचंद्र शुक्ल, हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि रामचंद्र शुक्ल हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। और रामचंद्र शुक्ल चूंकि उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सबसे तथ्यपरक और प्रमाणिक और तथ्यों के आधार पर माना जाता है, उसी के अनुसार हम लोग अधिक जैसे हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो रीतिकाल का विभाजन, इसके बाद जो हेडिंग बनेगा वह है रीतिकाल का विभाजन। आप लोग हेडिंग दे सकते हैं। रीतिकाल का विभाजन, रीतिकाल का विभाजन। रीतिकाल का विभाजन या रीतिकाल का वर्गीकरण दोनों कर सकते हैं। ठीक है, विभाजन भी कर सकते हैं और वर्गीकरण भी कर सकते हैं। 3 वर्गों में यह विभाजित किया गया। हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि रीतिकाल में क्या था। रीतिकाल में अलंकार था, रस था, छंद था और काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार चलने वाले सभी लोग कवि थे। और उसी के आधार पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का नाम रखा वो रीति के प्रधानता के आधार पर रखा। और रीति का अर्थ होता है ढंग, चलन, मार्ग। तो उसी आधार पे जो है कि रीतिकाल का वर्गीकरण हुआ, रीतिकाल का विभाजन हुआ। और इसको हम लोग 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें जो पहला वर्ग है, याद रखिएगा, इसमें जो पहला वर्ग है उसका नाम है रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा, यानी जो पहला वर्ग था रीतिबद्ध काव्यधारा। ये रीतिबद्ध काव्यधारा वह कौन लोग थे या रीतिबद्ध कवि वह कौन थे जो अलंकार, रस, छंद को लेकर अपनी रचना लिखते थे। और दूसरा जो विभाजन हुआ वह था रीतिसिद्ध काव्यधारा। और तीसरा जो आया वह था रीतिमुक्त काव्यधारा। यह 3 धारा थी। रीतिबद्ध काव्यधारा मतलब रीतिकाल का जो विभाजन हुआ, वर्गीकरण हुआ, 3 वर्गों में हो गया। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा। अब यह कौन लोग थे? इस वर्ग में वही कवि आते हैं जिन्होंने छंद, अलंकार, रस को लेकर ग्रंथों की रचना की। वह जितने भी कवि थे वह सब रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आए। और वह कौन कौन कवि थे याद रखने की जरूरत है।
वह कवि थे, नोट करते जाइए, वह कवि थे चिंतामणि। क्या नाम था? चिंतामणि। चिंतामणि जो है कि रीतिबद्ध काव्य धारा में थे। चिंतामणि के बाद दूसरे कवि का नाम आ सकता है मतीराम। मतीराम थे, मतीराम बहुत बढ़िया कवि थे। मतीराम के बाद तीसरा जो आ सकते हैं वह है भूषण। भूषण जो है कि ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। उसके बाद जो आएंगे वह है केशव दास। उसके बाद आएंगे भिखारी दास। भिखारी दास आएंगे। उसके बाद आएंगे देव मंडन। एक देव है, 7वां नंबर पे मंडन को नोट कर लीजिए। उसके बाद आएंगे जसवंत सिंह। ठीक है। जसवंत के बाद आएंगे दूल्हा रघुनाथ। एक दूल्हा कवि है वो भी आएंगे। एक रघुनाथ कवि है वो भी आएंगे। ठीक है। उसके बाद आएंगे कुलपत मिश्र सोमनाथ। कुलपति मिश्र। उसके बाद आएंगे सोमनाथ। ठीक। उसके बाद आएंगे रसिक गोविंद प्रताप शाही। रसिक गोविंद। फिर आएंगे प्रताप शाही। यह सारे कवि, ध्यान रखिएगा, ये सारे कवि कौन कौन? चिंतामणि, उसके बाद मतीराम, फिर जो है कि भूषण, फिर केशवदास, फिर भिखारी दास, फिर देव, फिर मंडन, फिर जसवंत सिंह, फिर दूल्हा, फिर रघुनाथ, कुलपत मिश्र, सोमनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, ये सब जितने कवि आएंगे, यह सब जितने कवि आएंगे ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि आएंगे। और इनकी जो रचनाएं थी वह रस छंद अलंकार से समाहित होकर उदाहरण देते हुए अपने ये लोग रचनाओं की रचना किए। इसके बाद आते हैं हम लोग रीति सिद्ध काव्य धारा में। कौन? रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा में ऐसे कवि आते हैं, ध्यान रखिएगा कि रीति सिद्ध काव्य धारा में ऐसे कवि आते हैं जिनको छंद रस अलंकार की जानकारी तो थी, छंद रस अलंकार की जानकारी थी, लेकिन कोई समुचित ग्रंथ नहीं लिख पाए। और इसमें सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में आते हैं बिहारी लाल। याद रखिएगा, बिहारी लाल जो है कि बिहारी लाल ये किस तरह के कवि हैं? तो रीति सिद्ध कवि हैं। किस तरह के कवि हैं बिहारी लाल? रीति सिद्ध कवि हैं, जिनकी मात्र एक रचना थी बिहारी सत्सई। बाद में और आपको हम गहराई के रूप में ले चलेंगे, लेकिन इधर हम रीति मुक्त की तरफ बढ़ते हैं कि रीति मुक्त में कौन कौन ऐसे कवि हैं जो सबसे अलग हैं। रीति मुक्त का मतलब क्या होता है? रीति मुक्त के ऐसे कवि थे जो राजा के दरबार में आश्रय नहीं पाए थे और राजा के विरुद्ध में कोई कविता लिख दिए थे, या राजा से कलह हो गया था, अपनी प्रेमिका से धोखा पा चुके थे, ऐसे कवि इस काव्य धारा में थे। तो इनको प्रेमी भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी ग्रंथ समुचित नहीं लिखा जो रस छंद अलंकार से जो है कि संबंधित कोई ग्रंथ हो। इसीलिए रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आए और इसमें 4 नाम हमेशा याद रखना चाहिए। पहले नंबर पे है जो है कि घनानंद। घनानंद। दूसरे नंबर पे है बोधा। तीसरे नंबर पे है
ठाकुर और एक और कवि का नाम लिख लीजिए, वे हैं द्विजदेव। यह जो कवि है, ध्यान रखिएगा, ये जो कवि है कौन कवि है? घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, यह जो कवि है यह सब रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। तो अब हमारे सिलेबस में जो हिंदी के बीए का सिलेबस है उसमें किन किन कवियों को पढ़ना है, यहाँ हम ये भी ध्यान देंगे कि किन किन कवियों के बारे में पढ़ना है। तो याद रखिएगा किन किन कवियों के बारे में पढ़ना है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है, हमको पढ़ना है केशव दास के बारे में। याद रखिएगा, हमको किस में पढ़ना है? केशव दास के बारे में पढ़ना है। केशव दास किस स्तर के कवि हैं? तो वह रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और उसके बाद हमको पढ़ना है बिहारी लाल को। याद रखिएगा, बिहारी लाल किस स्तर के कवि हैं? तो रीति सिद्ध जो है कि काव्य धारा के कवि हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है तीसरे क्रम में घनानंद को। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इन तीन कवियों का अध्ययन हमें बीए प्रथम वर्ष हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ना है। इन तीन कवियों के बारे में कौन कौन? केशव दास, बिहारी लाल और घनानंद। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, ये तीनों कवि अलग अलग काव्य धारा के हैं। यह काव्य धारा के हैं रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा। फिर आपको पुनः हम बता देते हैं कि जो जितने भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे, ऐसे कवि थे जो छंद, अलंकार, रस से युक्त रचनाएं करते थे और उदाहरण भी देते थे। रीति सिद्ध कवि में वह कवि हैं जो छंद, रस, अलंकार की जानकारी रखे कोई, लेकिन समुचित ग्रंथ नहीं लिख पाए। और रीतिमुक्त काव्य धारा के ऐसे कवि हैं जो इन दोनों विचारधाराओं से एक अलग थे, वह अपनी प्रेमिका के प्रेम में मस्त रहते थे। ऐसे कवि रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो इनकी मूलभूत विशेषताएं थी, रीतिकाल की मूलभूत विशेषताएं क्या क्या थी, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हेडिंग दीजिए, रीतिकाल की विशेषताएं। क्या है? रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की प्रवृत्तियां। नोट करते जाइए। रीतिकाल, रीतिकाल की विशेषताएं, विशेषताएं आबलिक लक्षण, आबलिक प्रवृत्तियां। रीतिकाल में कौन कौन ऐसी प्रवृत्तियां थी, रीतिकाल में कौन कौन ऐसे लक्षण थे, रीतिकाल की कौन विशेषता है जो भक्ति काल से भिन्न करती है। आप लोगों को हम बहुत पहले से बता चुके हैं कि जब भक्ति काल के दो भेद हुए थे, निर्गुण और सगुण, सगुण के दो भेद हुए थे, रामाशयी शाखा और कृष्णाशयी शाखा। तो जो रामाशयी शाखा के कवि थे वह राम आराध्य थे और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह मर्यादा पुरुष थे। और सबसे बड़ी बात है कि वह एक पत्नी वाले थे। कृष्ण की जो विशेषता थी, राम लोक रक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे और कृष्ण लोक रंजक के रूप में प्रसिद्ध थे। रीतिकाल के जितने कवि हैं लोक रंजक कृष्ण के उपासक हैं, यह ध्यान देने की जरूरत है। और यह पूरा जैसे विलासिता का युग था, विलासिता का युग था कि कोई लड़ाइयाँ होती नहीं थी। ऐसे कवियों की जरूरत थी जो बराबर केवल राजाओं की प्रशंसा करती रहे। और प्रशंसा करने के कारण ध्यान दीजिएगा, जब किसी की प्रशंसा होती है तो उसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक से अधिक होता है। और अतिशयोक्ति के साथ साथ वह नए नए रचना करते थे। और रचना का आधार क्या था? रचना का आधार थी नायिका। नायिका के भेद करते थे, नायिका के अंग प्रत्यंग की चर्चा करते थे। इसीलिए जो रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं उसमें सबसे पहले नंबर अगर किसी का हम लोग लेंगे तो वह सबसे पहले नंबर था कि इस काल में, रीतिकाल में श्रृंगारिता की प्राथमिकता थी।
सिंगारिता की प्राथमिकता, यानी सबसे पहले क्या है, सिंगारिता है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सिंगारिता है। जितने भी कवि थे, याद रखिएगा, जितने भी कवि थे वह कहीं न कहीं श्रृंगार का ही प्रयोग करते थे। और एक कवि थे जो जैसे बिहारी की हम लोग चर्चा करें तो उनकी जो श्रृंगार का जो संयोग और वियोग है, इतना कभी कभी अतिशयोक्ति हो गया है कि जब बिहारी लाल के बारे में बताएंगे, लेकिन जितने भी कवि थे सब श्रृंगार के अनन्य उपासक थे। अब श्रृंगार का उपासना इसलिए करते थे कि उनके श्रृंगार में जो सहानुभूत और प्रेम होना चाहिए वो केवल रीतिमुक्त कवियों के पास था, लेकिन जो रीतिबद्ध और सिद्ध के कवि थे उनके पास उस तरह की सहानुभूति नहीं थी। जैसे हम लोग श्रृंगारिता की अगर चर्चा करें, उसके बाद जो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था रीतिपरक ग्रंथों की रचना। किस तरह की ग्रंथों की रचना, रीतिपरक ग्रंथों की रचना, या हम यह कह सकते हैं कि रीति निरूपण। अब रीति निरूपण के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, रीति निरूपण के अंतर्गत जो रचनाएं को हम लोग लेते हैं, रीति निरूपण के अंतर्गत जो रचनाओं को हम लेते हैं, याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले है जसवंत सिंह। नोट करते जाइए, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह जो क्या बोलते हैं कवि हैं, यह रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और उनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध है, भाषा भूषण। याद रखिएगा, भाषा भूषण जसवंत सिंह की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। यह जो है कि रीति निरूपण के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो बहुत प्रसिद्ध रचना थी वह रसिक सुमिति थे। दूसरा रसिक सुमति इनकी रचना थी। रसिक सुमति की रचना थी अलंकार चंद्रोदय। यह इनकी प्रसिद्ध रचना थी। उसके बाद याकूब खां थे तीसरे, याकूब खां की प्रसिद्ध रचना थी रसभूषण। उसके बाद जो कवि थे वह थे गोविंद। गोविंद की रचना का नाम है कर्णाभरण। उसके बाद जो कवि हैं वह सबसे प्रसिद्ध कवि हैं दूल्हा। याद रखिएगा, दूल्हा भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी रचना है कविकुल कंठाभरण। उसके बाद जो इनकी उसके बाद रसरूप की एक रचना है, रसरूप। ये भी ध्यान रखे रहना, रसरूप भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचना है तुलसी भूषण, बड़ा प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद एक कवि और हैं दलपत राय वंशीधर। बड़ा लंबा नाम है इनका, ठीक है। इनकी रचना का नाम है अलंकार रत्नाकर। यह ध्यान देने की जरूरत है कि ये जितने भी कवि का हमने नाम लिया है ये सब रीति निरूपण ग्रंथ लिखे थे। जैसे जसवंत सिंह का भाषा भूषण बड़ा प्रसिद्ध है, कई बार नेट जेआरएफ में पूछा भी है। रसिक सुमित का जो अलंकार चंद्रोदय है ये भी कई बार पूछा है। उसके बाद याकूब खां का रस भूषण है। गोविंद का जो है कि कर्णाभरण है। दूल्हा का कविकुल कंठाभरण बहुत बार पूछा है नेट जेआरएफ टीजीटी पीएचडी में।
रसरूप का तुलसी भूषण भी कई बार पूछा है, और दलपत रायवंशीधर का अलंकार रत्नाकर भी कभी कभी पूछ देता है। तो याद रखिएगा, रीति निरूपण के अंतर्गत इतने कवि विशेष रूप से उस समय प्रसिद्ध थे। इन कवियों के बाद अगर हम लोग चर्चा करें, ठीक है, जो रीति ग्रंथकार के रूप में और भी कवियों की अगर चर्चा करें तो उसमें जो है कि देव का शब्द रसायन बड़ा प्रसिद्ध है। देव जो कवि हैं, शब्द रसायन, याद रखिएगा, शब्द रसायन, ये देव कवि की रचना है। शब्द रसायन, देव क्या है? कवि है, इनकी रचना क्या है? शब्द रसायन। उसके बाद कुलपति का रचना है रस रहस्य। कुलपति की रचना है रस रहस्य। उसके बाद जो रचना है भिखारी दास का है काव्य निर्णय। भिखारी दास, ये भी कई बार पूछ चुका है, काव्य निर्णय। उसके बाद जो प्रसिद्ध रचना है वह है अमीर दास का सभा मंडन। अमीर दास का सभा मंडन। कम से कम इतने कवियों के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी होती है तो रीति निरूपण की ये सब रचनाएं हैं, रीति निरूपण की ये सब जो है कि ग्रंथ हैं। तो रीति निरूपण ध्यान रखने का मतलब है कि रीति निरूपण इस श्रृंगार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। रीति निरूपण का मतलब यह होता है कि जितने अभी कवियों का हमने नाम लिया है, ये सारे कवि खूब जो है कि रीति निरूपण ग्रंथ लिखते थे। और इसके बाद जो तीसरा इसका महत्वपूर्ण है वह है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, अलंकारिता। ये अलंकार योजना इनका सबसे महत्वपूर्ण जैसे बिंदु है। और इस अलंकार योजना को प्रश्रय देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं केशवदास। और केशवदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है कि जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रीत भूषण बिनु बिरजाई कविता बनिता मीत। अलंकार का प्रयोग ये लोग खूब किए हैं जितने भी रीतकाल के कवि हैं। उसके बाद जो क्या बोलते हैं चौथे क्रम पे है, तो चौथे क्रम पे ध्यान रखिएगा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। याद रखिएगा कि जितने भी कवि थे किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे, इसलिए राजा की प्रशंसा करना उनकी मजबूरी भी थी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये जितने भी कवि थे, बिहारी से लेकर केशवदास से लेकर या घनानंद से लेकर या बोधा से लेकर पद्माकर से लेकर, ये जितने भी कवि थे किसी न किसी राजा के दरबार में जरूर रहा करते थे और राजाओं के दरबार में ही रहकर ये अपनी रचना लिखते थे, इसलिए उनकी प्रशंसा करना इनकी मजबूरी भी थी। उसके बाद है बहुयज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन। बहुयज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन। बहुयज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन का मतलब ये है कि जितने कवि थे बहुगुणी थे। जैसे मान लीजिए बिहारी थे, तो बिहारी को श्रृंगार के साथ भक्ति का भी ज्ञान था। जैसे श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखे, भक्ति रचनाएं भी लिखे, और ज्योतिष का भी ज्ञान था। फिर उसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, उनको आयुर्वेद का भी ज्ञान था। तो एक साथ वह कई ज्ञान रखते थे और हमेशा चमत्कार प्रदर्शन में उनका बहुत जैसे ज़्यादा रुचि थी। और उसके बाद है भक्ति और नीति। देखिए, भक्ति और नीति। जैसे डॉक्टर नागेंद्र एक कवि हैं, डॉक्टर नागेंद्र यह बात कहते हैं कि रीतिकालीन का कोई कवि भक्ति भाव से हीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति
जो उनका जर्जर मन था वह विलासिता के कारण, वह कहते हैं कि रीतकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भक्ति के भौतिक वातावरण में इतने ये लोग घुल चुके हैं थे कि उनके जर्जर मन में इतनी क्षमता नहीं थी कि भक्ति का अनादर कर देते। और आज भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो सच्चे जो हृदय के होते हैं उनकी कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो लोग जितना ही पाप करते हैं उनके लिए उतना ही भक्ति की आवश्यकता होती है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि भक्ति भावना इनकी मजबूरी थी, भला कि ये मन से नहीं किया करते थे लेकिन करते थे। और भक्ति भी किसका करते थे भी ध्यान रखिएगा, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, राम जी की भक्ति ये लोग नहीं करते थे। उसके बाद 7वें नंबर पे है नारी भावना। देखिए नारी भावना का मतलब क्या है। जितने भी कवि थे, नारी उनके लिए एक भोग वस्तु के समान थी, भोग परक वस्तु के समान थी। और नारी का स्थूल, ठीक है, नारी के स्थूल वर्णन का ये लोग चर्चा करते थे, उनके आंतरिक वर्णन की चर्चा नहीं करते। जैसे छायावादी कवियों ने जो नारी के अंदर की जो आत्मा का चित्रण किया है, जो उनके आंतरिक सौंदर्य का चित्रण किया है, यहाँ स्थूल चित्रण की चर्चा आप लोगों को देखने पे मिलेगा। यानी स्थूल जो है कि इनका मूल उद्देश्य यही था। एक देव कवि हैं, वह कहते हैं कि गौन कने पुरनीत नगर कामनी एके रीति, देखे हरे विवेक चित करे प्रीति। मतलब राधा सुमिरन तो केवल कहने के बहाने हैं, मूल इनका सिद्धांत था नारी के ऊपर ही सौंदर्य का चित्रण करना, आंतरिक सौंदर्य का चित्रण नहीं करना। उसके बाद जो 8वें नंबर पे है वह है प्रकृति चित्रण। जितने भी कवि थे वह प्रकृति चित्रण उनके रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण में अलंकार के बहुत जैसे ज़्यादा ये लोग अलंकार से सुशोभित रचनाएं किया करते थे। और एक सेनापति एक कवि का नाम है सेनापति को प्रकृति चित्रण में बहुत महारत हासिल थी। और इतना ही नहीं, ये जो जैसे क्या बोलते हैं बिहारी लाल थे, इनके भी रचनाओं में प्रकृति चित्रण का बड़ा बढ़िया रूप देखा गया है। पद्माकर की रचनाओं में भी प्रकृति चित्रण का बहुत अच्छा रूप देखा गया है। और इसके बाद जो विशेषण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग याद रखिएगा कि ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज ही ऐसी भाषा है जो आदिकाल से लेके, क्योंकि ब्रज ही भाषा जब अपभ्रंश से मिली थी तो पिंगल बनी थी। ब्रज भाषा भक्ति काल में आते आते 2 खंडों में विभाजित हो गई और ब्रज भाषा में ही कृष्ण भक्ति काव्य की जितनी भी रचनाएं हुई हैं, लगभग 90% वह सब ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। दूसरी बार रीतिकाल के जितने भी कवि हैं सब ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। और ब्रज भाषा यही नहीं रुकी, ब्रज भाषा भारतेंदु युग में भी प्रवेश की थी। और वहाँ जो पद की रचना होती थी ब्रज भाषा में होती थी, जबकि गद्य की रचना होती थी खड़ी बोली में होती थी। द्विवेदी युग आने के बाद इस ब्रज भाषा से हिंदी साहित्य को मुक्ति मिली या कवियों ने त्यागना शुरू किया। जब खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 में आया, उससे पहले जितनी रचनाएं आप लोग देखेंगे वह हर जगह ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। तो यह हमारे जो है कि क्या बोलते हैं रीतकाल की विशेषताएं थी। यह सब रीतकाल की विशेषताएं थी। कल हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय में देखेंगे जो बीए के सिलेबस में 3 कवियों को हमको पढ़ना है। आप लोग भूलना मत, 3 कवियों को किसको पढ़ना है। केशव दास को पढ़ना है, विहारी को पढ़ना है और घनानंद को पढ़ना है। तो कल के क्लास में इन तीनों कवियों के बारे में बताएंगे। आज की कक्षा बस यही समाप्त होती है। धन्यवाद।